8 अगस्त 2024 को वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश किया गया। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. तीखी बहस के बाद ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। पूरे सदन के हैं, इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। इसे उसी दिन संसद की जॉइंट कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। फिर 29 जनवरी 2025 को कमेटी ने 15-11 की बहुमत से इस बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी और अगले ही दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस जारी है। हालांकि जेपीसी ने कुछ मामूली बदलाव किए हैं, लेकिन ये बदलाव असल में कुछ खास फर्क नहीं डालते। इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे। सभी 11 ऑपोजिशन मेंबर्स ने जेपीसी रिपोर्ट की मुखालिफत की और 281 पन्ने पर असहमति नोट पेश किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि चेयरपर्सन ने क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की इजाज़त नहीं दी और उनके सभी सुझावों को खारिज कर दिया गया। सरकार की इस हठधर्मी को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मार्च 2025 को जंतर मंतर पर एक मैसिव नेशनल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना है। इस कानून का हम विरोध करते हैं। आज इस वीडियो में हम इस बिल में होने वाले बदलाव और इसे लेकर हो रही बहस को डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वक्फ के बारे में और जानना चाहते हैं, इसके इस्लामिक ओरिजिन, हिस्ट्री और कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो नाउस नेटवर्क की ये वीडियो ज़रूर देखें। सरकार का दावा है कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट और एम्पावरमेंट और उसके विकास को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन इस दावे पर कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और इंटेलेक्चुअल्स ने आपत्ति जताई है। Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिससे उम्मत में आ सकती है, उसको ये ख़त्म करने का मैकेनिज्म है। जो ओनरशिप है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की मुस्लिम कम्युनिटी की, वो मुसलमानों के हाथ से जा रही है इस वक्फ बिल के ज़रिए। उनका मानना है कि ये बिल वक्फ इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी और उसकी इंटीग्रिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस बिल में कुल 44 अमेंडमेंट्स का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चंद अमेंडमेंट्स पर बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वक्फ बाय यूजर का खात्मा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बिल के क्लॉज 39B के जरिए वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया है। पहले जिन प्रॉपर्टीज के पास औपचारिक कागजात नहीं थे, उन्हें ऐतिहासिक इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ माना जा सकता था। लेकिन इस बदलाव के साथ ये प्रोविजन खत्म हो गया है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी पैदा होना लाजमी था। इसी बेचैनी को ध्यान में रखते हुए जेपीसी ने एक प्रोविजन जोड़ने का सुझाव दिया है, ताकि ये साफ किया जा सके कि ये बदलाव सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, यानी पहले से रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही उनके पास वक्फ डीड ना हो। ये सुनने में काफी मुतमईन करने वाली बात लगती है ना? लेकिन यहाँ एक मसला है। जेपीसी ने यहाँ भी एक शर्त जोड़ी है। वो शर्त ये है कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ तब लागू होगी जब प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट ना हो या वो प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीन के तौर पर दर्ज ना हो। और यहाँ पर आकर सारा मसला खड़ा होता है। असल में ये क्लॉज अमेंडमेंट बिल में पहले से पेश किए गए चेंजेस से कुछ भी अलग नहीं है। जेपीसी के इस सुझाव को बहुत चालाकी से पेश किया गया है, जो प्रॉपर्टीज की प्रोटेक्शन का इल्यूजन तो देता है, लेकिन वक्फ की मिल्कियत पर झगड़े या डिस्प्यूट और कब्जे का रास्ता भी खुला रखता है। ये और भी परेशान करने वाला हो जाता है जब आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर नजर डालते हैं। कई वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार और उसकी एजेंसियों ने कब्जा कर लिया है, जैसा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1976 के एक खत
से जाहिर है और 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया है। इस मसले को गहराई से समझने के लिए आप हमारी अगली वीडियो वक्फ प्रॉपर्टीज पर गैर कानूनी कब्जा को जरूर देखें। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को हटाना न सिर्फ कंट्रोवर्शियल है बल्कि ये एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रेसिडेंट्स और हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस के भी खिलाफ है। वक्फ बाय यूजर को खत्म करने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद केस के फैसले के सीधे टकराव में है। इस अहम फैसले में कोर्ट ने साफ तौर पर वक्फ बाय यूजर के प्रिंसिपल को मान्यता दी थी। ये मान्यता लंबे समय से इस्तेमाल के जरिए कायम वक्फ प्रॉपर्टीज की कानूनी हैसियत और अहमियत को वाज़ेह करती है। इसके साथ ही वक्फ बाय यूजर को हटाना संविधान के आर्टिकल 14 जो कानून के सामने सबकी बराबरी की बात करता है और आर्टिकल 26 मजहबी समुदायों को अपने मामलात मैनेज करने का हक देती है का भी उल्लंघन है, क्योंकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट जैसे टेम्पल बाय यूजर और मठ बाय यूजर ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में कानूनी हिफाजत के दायरे में हैं। अगर दूसरे धार्मिक संस्थाओं के लिए ये नियम लागू हो सकता है तो वक्फ के लिए क्यों नहीं? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में एक और बड़ा बदलाव ये है कि ये बिल न सिर्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड्स में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को काफी कम करता है बल्कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में गैर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को भी लाजमी बना देता है। मुस्लिम स्टेक होल्डर्स के कड़े विरोध के बावजूद जेपीसी ने इस बदलाव को बरकरार रखा। चलिए अब हम समझते हैं कि ये बदलाव इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों है। पहली बात, ये बिल खुद अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। एक तरफ ये बिल गैर मुस्लिम को वक्फ बनाने से साफ तौर पर रोकता है, हालांकि इस्लामी कानून उन्हें प्रॉपर्टी वक्फ करने की इजाज़त देता है और उन्हें इन प्रॉपर्टीज से फ़ायदा भी हो सकता है। दूसरी तरफ ये वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लाजमी बनाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जिसे इस्लामी कानून या 1995 के वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बनाने की इजाज़त है, उसे वक्फ बोर्ड्स का मेंबर क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो जवाब साफ है। जब कोई वक्फ बनाता है, चाहे वो मदरसे, हॉस्पिटल या फिर किसी और आवाम के फ़ायदे के लिए हो, वो अपनी मर्जी से और वक्फ से जुड़े कानूनों की पूरी समझ के साथ ऐसा करता है। मिसाल के तौर पर जब एक हिंदू अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो ये उसकी अपनी आज़ादी और ज़ाती पसंद का मामला होता है। इस आज़ादी पर पाबंदी लगाकर बीजेपी सरकार न सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स को महदूद कर रही है बल्कि आम लोगों की भलाई के लिए प्रॉपर्टी डोनेट करने के सिद्धांत को भी कमज़ोर कर रही है। दूसरी बात, ये बदलाव डिस्क्रिमिनेटरी है और साफ तौर पर आर्टिकल 14 जो कानून के सामने सबकी बराबरी की बात करता है और आर्टिकल 26 जो मजहबी समुदायों को अपने मामलात मैनेज करने का हक देता है, उसका उल्लंघन करता है। आइए कंपैरिजन के लिए दूसरे धार्मिक संस्थाओं को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये कानूनी तौर पर है कि सिर्फ हिंदू ही हिंदू मंदिरों और उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स सिर्फ सिख ही हो सकते हैं। तो अगर हिंदू और सिख मजहबी संस्थाओं का मैनेजमेंट सिर्फ उनके अपने समुदाय के लोग कर सकते हैं, तो वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ ये भेदभाव क्यों? सरकार इस कदम को इस लॉजिक से जायज़ ठहराती है कि गैर मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने से इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए हम सरकार के इस तर्क पे भी एक नज़र डालते हैं। इसी लॉजिक के मुताबिक क्या अब मंदिर और मठ मैनेजमेंट बोर्ड्स में मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना लाजमी होना चाहिए ताकि इंक्लूसिविटी को बढ़ावा मिले? राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। आज हमारा जो हिंदू का बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। क्या ये तर्क वहाँ भी मंजूर होगा? इस तरह डाइवर्सिटी के इस सेलेक्टिव इस्तेमाल से साफ हो जाता है कि ये इंक्लूसिविटी के बारे में नहीं बल्कि मकसद वक्फ बोर्ड्स को कंट्रोल करना है। आयरनी यहाँ साफ नजर आ रही है। हिंदू धार्मिक संस्थाओं के बोर्ड्स जहां सरकार का कंट्रोल ना के बराबर होता है, वहां हिंदू ग्रुप्स खुद अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि ये लिमिटेड कंट्रोल भी हटा दिया जाए। लेकिन मुस्लिम धार्मिक मामलों पर पूरा कंट्रोल रखने की जिद बरकरार है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? अगर कुछ नहीं तो बीजेपी सरकार नैरेटिव बनाने में माहिर है।
ये ऐसा नैरेटिव बनाती है जिससे मुस्लिम महिलाओं को पीड़ित दिखाया जाता है और सरकार अपने आप को मुस्लिम औरतों का मसीहा बताने की कोशिश करती है, जो उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होने वाले जुल्म से बचाती है। फिर चाहे वो 3 तलाक कानून हो या अब वक्फ अमेंडमेंट बिल, सरकार खुद को औरतों के हुकूक का चैंपियन बताने में लगी हुई है। इस नए बिल में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड्स में 2 औरतों को शामिल करने का प्रस्ताव है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने दांव खेलने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ये बदलाव बेमानी है, क्योंकि मौजूदा 1995 के वक्फ एक्ट के सेक्शन 9 और 14 पहले से ही कम से कम 2 औरतों के रिप्रेजेंटेशन को लाजमी बनाते हैं। यहाँ आयरनी ये है कि 1995 का कानून कम से कम 2 औरतों को शामिल करने की गारंटी देता है, जबकि नए बिल इसे ज्यादा से ज्यादा 2 औरतों तक महदूद कर देता है, यानी औरतों के रिप्रेजेंटेशन की गुंजाइश और कम हो जाती है। यहाँ एक और बात गौर करने लायक है कि हिंदू एंडाउमेंट्स और टेम्पल मैनेजमेंट में औरतों का रिप्रेजेंटेशन ऐतिहासिक तौर पर लिमिटेड रहा है। हालांकि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने टेम्पल बोर्ड्स में औरतों के रिप्रेजेंटेशन को लाजमी बनाने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन ओडिशा, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर जैसे बड़े टेम्पल एक्ट्स में औरतों के रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये साफ दिखाता है कि सरकार का ये कदम सिर्फ दिखावे के लिए है, असल में औरतों के हक को बढ़ावा देने के लिए नहीं। नए बिल में वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 को खत्म करने का भी प्रस्ताव है, जो वक्फ बोर्ड्स को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने का अधिकार देती है। इस अहम सेक्शन को समझने के लिए हमारी पिछली 2 डिटेल्ड वीडियोस जरूर देखें। अगर हम सेक्शन 40 और 4 को साथ में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि सर्वे कमिश्नर्स को वक्फ प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टिगेशन करने और अपनी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को सौंपने का अधिकार होता था। फिर रिपोर्ट के नतीजों से अगर राज्य सरकार सेटिस्फाइड होती है तो उसे नेशनल गैजेट में प्रकाशित किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित की जा रही है। लेकिन नए बिल के तहत सर्वे कमिश्नर, जो स्टेट के जरिए ही एक अपॉइंटेड अधिकारी होता है, उसका रोल पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह उनकी सारी पावर्स जिला कलेक्टर को सौंप दी गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे जिला कलेक्टर पर अननेसेसरी बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से ही वो कई एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है। तो बिल्कुल सरकार से रिलेटेड है, ओवर बर्डन है, वो कर नहीं पाएगा, वो पास ऑन कर देगा डेलीगेट डिप्टी कलेक्टर को। ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल में जिला कलेक्टर को ये पावर भी दी गई थी कि अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर सरकारी प्रॉपर्टी होने का दावा किया जाए तो जिला कलेक्टर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सौंप सके। ये नेचुरल जस्टिस के उसूलों के खिलाफ था, क्योंकि जिला कलेक्टर, जो सरकारी कर्मचारी है और सरकारी मशीनरी का हिस्सा है, वो सरकारी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फैसला कैसे कर सकता है? ये तो अपने ही मामले में जज बनने जैसा होगा। तो नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। हम कह रहे हैं ये गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है और डीएमए डिसाइड कर रहा है उसे। इसकी कड़ी आलोचना के बाद जेपीसी ने सरकारी प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में जिला कलेक्टर की जगह एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखने का प्रस्ताव दिया है, जो राज्य सरकार के जरिए अपॉइंट होगा और जिला कलेक्टर से ऊंचे दर्जे का होगा। फिर भी चिंता करने की बात यह है, ऐसा अधिकारी भी पॉलिटिकल प्रेशर का शिकार हो सकता है और तहकीकात के दौरान प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा। इससे वक्फ प्रॉपर्टीज से मिलने वाले फायदे और सर्विसेज रुक सकती हैं। जरा सोचिए, एक मदरसा जहां गरीब मुस्लिम बच्चे जिन्हें तालीम का कोई और मौका नहीं मिलता, वहीं उन्हें खाना और कपड़े भी दिए जाते हैं, जो उनकी गरीबी की वजह से मुमकिन नहीं हो पाता। अगर ऐसा मदरसा बंद हो जाए। 700 साल पुरानी मस्जिद, ऐसा क्लेम किया गया है कि 700 साल पुरानी मस्जिद को डीडीए की तरफ से तोड़ा गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक मदरसा था, यहाँ पर कुछ 22-23 बच्चे उस मदरसे में पढ़ते थे। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अरबिक स्टडीज़ के अलावा कंप्यूटर की भी पढ़ाई बच्चे करते थे। तो वक्फ से मिलने वाले फायदे पर निर्भर लाखों बच्चों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें निष्पक्ष फैसले की कोई गारंटी नहीं है। विवाद बरसों तक खिंच सकता है, जिससे कम्युनिटी अनसर्टेनिटी का शिकार हो सकती हैं। बाबरी मस्जिद केस को ही देख लीजिए, जो इस बात की साफ मिसाल है कि पुराने और लंबे वक्त से चले आ रहे विवाद दोबारा कैसे जन्म ले सकते हैं और वो अपने पीछे क्या असरात छोड़ जाते हैं। इसके उलट जब हिंदू एंडाउमेंट्स की बात आती है
तो कलेक्टर्स या सर्वे कमिश्नर्स का प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं होता। इसकी जगह हिंदू एंडाउमेंट ऑफिसर्स स्वतंत्र रूप से प्रॉपर्टीज को हिंदू एंडाउमेंट प्रॉपर्टीज के तौर पर रजिस्टर करते हैं। क्या ये असमानता इंसाफ और बराबरी पर सवाल नहीं उठाती? इस बिल में एक और बड़ा बदलाव ये है कि एक्ट में जहां भी ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होगा लिखा है, उसे हटा दिया गया है। उसकी जगह बिल में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो ट्रिब्यूनल के फैसले से नाखुश किसी भी शख्स को 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत देता है। हालांकि मौजूदा एक्ट में ये प्रावधान पहले से ही मौजूद है। मौजूदा वक्फ एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल्स के फैसले फाइनल होंगे, लेकिन हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो खुद से या वक्फ बोर्ड या किसी नाखुश पक्ष के रिक्वेस्ट पर ट्रिब्यूनल के फैसले को रिव्यू या केस ट्रांसफर कर सकती है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये दावा गलत है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले बिल्कुल फाइनल होते हैं। अनसैटिस्फाइड पक्षों को पहले से ही ट्राइब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देने का हक है और हाई कोर्ट को इन केसेस की निगरानी का अधिकार है। असल मसला ये है कि ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होगा ये जुमला हटाकर ये अमेंडमेंट ट्रिब्यूनल की अहमियत को एक विशेष अदालत के तौर पर कमजोर कर देता है। ये कदम उस बॉडी को ही कमजोर करता है जो वक्फ डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए बनाई गई थी और इसी वजह से इस बदलाव के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। ट्रिब्यूनल जो है वो सिर्फ वक्फ का नहीं, वक्फ में भी ट्रिब्यूनल है। अदरवाइज ट्रिब्यूनल सिस्टम इंडिया में बहुत वाइडली प्रिवेलेंट है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट गवर्नमेंट्स में ट्रिब्यूनल का सिस्टम। ट्रिब्यूनल इज अ स्पेशल कोर्ट फॉर, मतलब इनके लिए हम स्पेशल कोर्ट टू हेल्प द एग्जिस्टिंग जुडिशियल मैकेनिज्म। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जुडिशियल मैकेनिज्म है दैट इज ओवरवर्क्ड और लाखों की तादाद में पेंडेंसी उनके पास पड़ी रहती है, वो हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से जस्टिस सिस्टम सफ़र करता है। उसको किसी हर तरह से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, आसान बनाने के लिए ट्रिब्यूनल सिस्टम इंडिया में बहुत पहले से आया हुआ है। ये पूरा जो ट्रिब्यूनल सिस्टम है पूरे इंडिया का, उसका ये रूल है कि जो फैक्ट फाइंडिंग है, नॉर्मली ट्रिब्यूनल ने जो फैसला कर दिया कि ये फैक्ट है एक्चुअली, वो फाइनलिटी है उसकी। और अगर कोई लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है तो फाइनलिटी नहीं है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। ये भी गौर करने लायक है कि हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड्स के मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हिंदू एंडाउमेंट ट्रिब्यूनल के फैसले फाइनल माने जाते हैं। इसी तरह तमिलनाडु में जॉइंट कमिश्नर ऑफ एंडाउमेंट्स का फैसला फाइनल होता है। तो फिर वक्फ ट्रिब्यूनल को अलग क्यों किया जा रहा है? मुस्लिम्स के साथ ये भेदभाव क्यों? वक्फ अमेंडमेंट बिल में एक और प्रपोज्ड बदलाव ये है कि एक्ट का नाम द वक्फ एक्ट 1995 से बदलकर द यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट उम्मीद 1995 कर दिया जाए। ये बदलाव सेक्शन 1 से जुड़ा है जो एक्ट के शॉर्ट टाइटल से संबंधित है और ये गैर ज़रूरी और कॉम्प्लिकेटेड बदलाव लगता है। जेपीसी ने इस नाम बदलाव को इस तर्क से जायज़ ठहराया है कि ये अमेंडमेंट बिल के विजन को दर्शाता है। इसका मकसद सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करते हुए वक्फ मैनेजमेंट को और मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह बनाना है। लेकिन अगर आपने हमारी वक्फ सीरीज़ की वीडियोस में इन अमेंडमेंट्स की गहराई से चर्चा देखी है तो आप जानते होंगे कि बिल के असल प्रोविजंस में इन बड़े दावों का कोई आधार नहीं है। तो क्या इस एक्ट का नाम बदलने से वाकई कुछ बदलता है? ये आप खुद तय कीजिए। एक्ट का नाम बदलने का फैसला इसके पीछे के मकसद पर सवाल उठाता है। इसे कानून के मकसद और दायरे को दोबारा डिफाइन करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें वक्फ की ट्रेडिशनल मीनिंग और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। इस बदलाव को एक बड़े संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। ये मुस्लिम पहचान और इस्लामी विरासत के सिंबल्स के बदलने के पैटर्न में फिट बैठता है, एक ऐसा ट्रेंड जो बीजेपी सरकार के दौरान देखा गया है। ऐसे कदम भारत के कलेक्टिव पास्ट और मौजूदा मुस्लिम कल्चर और इस्लामी सिंबल्स को मिटाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा मालूम होते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का 2024 के इस अमेंडमेंट बिल की मुखालफत खास तौर से वक्फ प्रॉपर्टीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के बारे में नहीं है, बल्कि इस हुकूमत के इरादे के बारे में है जो मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावर करने वाले इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को कमज़ोर करना चाहती है।
इस वीडियो में अमेंडमेंट बिल के मुखालिफ पहलुओं पर चर्चा करते हुए हमने भेदभाव और असमानता का एक पैटर्न देखा जब हमने बिल के कई सेक्शंस की तुलना दूसरे धर्मों से जुड़े कानूनों से की। आखिर सरकार को वक्फ कानून में बदलाव करने की क्या जरूरत महसूस हुई, जबकि दूसरे समुदाय के धार्मिक संस्थानों के लिए भी ऐसे ही प्रावधान हैं। क्या ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है? जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, मुसलमानों के खिलाफ एक सिस्टमैटिक हमला शुरू हुआ है। चाहे वो डिवाइसिव कैंपेन्स हो, नफरत भरी स्पीचेस हो, डिस्क्रिमिनेटरी कानून हो या मुस्लिम विरोधी दंगे, इसकी लिस्ट काफी लंबी है और हमने ये सब देखा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार का मुस्लिम पहचान पर नया हमला है जो प्रेजुडिस से भरा हुआ है और जानबूझकर बांटने वाली राजनीति पर आधारित है। इस बिल को हाल की घटनाओं के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कमजोर करना, शाही जामा मस्जिद संभल का सर्वे और उसके बाद हुई हिंसा और दूसरे धार्मिक स्थलों पर बढ़ते दावे शामिल हैं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कमजोर करना जारी रहा और प्रस्तावित वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाए तो ये कैसे खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये समझने के लिए हमारी अगली वीडियो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जरूर देखिएगा।